हो रहा है ना? यस सर। हेलो। चलो देखो, बनाओ क्वेश्चन जल्दी से, आसान है। हुआ किससे से? हेलो, फर्स्ट पार्ट बन टाइम गया? टाइम 863 सेकंड है। हाँ टाइम आ गया सर मेरा। 863 एग्जैक्ट, 0.73 है। हाँ 0.7। 863.73 सेकंड। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब सेकंड वाला बताओ, सेकंड पार्ट। अमृत, यस सर। बन रहा है तुमसे क्वेश्चन? हाँ सर बना रहे हैं। सर हाँ बोलो। वहाँ पर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स था तो वहाँ तो दो का रेशियो लिए, यहाँ तीन है तो क्या तीन का रेशियो लेंगे? अरे दो दो करके लो ना, तीनों सीरीज में है तो हाँ तीनों से तो सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा ना, हाँ तो दो दो करके लो। दो दो करके। ठीक।
Sir, copper 4.9 gram. 4.9 नहीं नहीं, कैलकुलेशन करो अच्छे से। ये करंट सबका आ गया है क्या? मतलब नहीं सॉरी, टाइम निकालना था फर्स्ट वाला। टाइम आ गया सबका? देखो नहीं देखो, सर। टाइम भी नहीं आया। टाइम निकालने के लिए तो सिंपली किसी एक को यूज कर लोगे ना। यहाँ पे हमको सिल्वर, देखो तीनों के लिए पहले इक्वेशन लिख लो तुम। ए में कौन सा इक्वेशन हो रहा होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? जिंक जो है Zn2+ जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये जिंक सॉलिड, यही तो रिएक्शन हो रहा होगा कैथोड पे, ए में। बी में क्या रिएक्शन हो रहा होगा कैथोड पे, बताओ? Ag+ जो है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड, ये डिपॉजिट हो रहा होगा। सी में क्या हो रहा होगा? Cu2+ जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu सॉलिड में। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो चलो, सर। तब यहाँ पे हमको दिया हुआ है सिल्वर का, दिया हुआ है कितना डिपॉजिट हुआ है, 1.45 ग्राम दिया हुआ है। तो यही फॉर्मूला लगा होगा, W = ZIT। ठीक है, टी निकालना है आप, वैल्यू है सिल्वर के लिए 1.45। जेड निकालना है, जेड का वैल्यू बताए थे, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होता है सिल्वर का? सॉरी 100 सिल्वर, हाँ सिल्वर का एटॉमिक मास तो पता है तुम लोगों को, एजी का 108 होता है। तो अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, एन फैक्टर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है? 1 ही है, एक ही है ना। तो जो एटॉमिक वेट हो गया Sir, वही उसका हाँ बोलो। copper का 0.43. हाँ 0.43। जिंक का भी निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाय 1 ही होगा, तो इक्विवेलेंट वेट तो 108 ही हो गया, और ये बाय 96500। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? करंट बताओ अमृत, हाँ सर। करंट आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5 एम्पियर। 1.5, और टी निकालना है, तो अब नहीं सॉल्व हो जाएगा ये। हाँ सर। तो टी का वैल्यू निकालो, ये सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 863.73 सेकंड्स। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। कोई डाउट है इसमें पहले वाले में? तो ये सिंपल फैराडेस का फर्स्ट लॉ यूज करके हम लोग निकाल लिए। अब देखो, अब सेकंड इक्वेशन में हमको सेकंड पार्ट जो है इसका, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेर डिपॉजिटेड। तो सिल्वर का तो हमको पता है, अब कॉपर और जिंक में कितना डिपॉजिट होगा। अभी ये एक चीज हम लोग देख चुके हैं, ये सेकंड लॉ यूज करना है। तो किसी भी अगर सीरीज में 3 सॉल्यूशन अगर कनेक्टेड होंगे, तो तीनों से क्या होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिलेशन लिखाए थे कि मास जो होगा डिस्चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट होगा। तो पहले हम लोग करते हैं W ऑफ Ag, इसका हमको पता है, सिल्वर का ये दिया हुआ है, और जिंक का निकालना है, तो W ऑफ Zn ले लेते हैं, 2 करके लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान देना, वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड ये हमको पता है 1.45 है, वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड ये हमको निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना हो गया बताओ तो? सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, 108 इसका एटॉमिक वेट होता है, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है यहाँ पे? 1 ही है, तो 108 बाय 1 करोगे तो 108 ही रहेगा। और जिंक का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बताओ तो? हेलो, जिंक का एटॉमिक वेट पता है तुम लोगों को? 65 ग्राम। 66. तो जिंक का होता है 65। ठीक है, और यहाँ पे जिंक वाले इक्वेशन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जिंक का कितना हो जाएगा? 65 एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 2 हो By 2। जाएगा। तो बस यहाँ पुट कर दो, 65 बाय 2 करोगे तो 2 ऊपर चला गया। तो बस यहाँ से वेट ऑफ जिंक निकालना है, कितना डिपॉजिट होगा, नहीं निकलेगा। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी, कितना आ रहा है? 0.44 gram. कितना आ रहा है W ऑफ जिंक? 0.4
37 एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। तो जिंक का तो निकल गया। अब इसी तरह कॉपर का निकालना है, तो कॉपर का निकालना है हमको, सिल्वर से ही रिलेट कर लो क्योंकि तीनों तो सीरीज में ही है। तो W ऑफ Ag डिवाइडेड बाय W ऑफ कॉपर, और यहाँ क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। अब यहाँ देखो W ऑफ Ag हमको गिवन है 1.45, W ऑफ Cu हमको निकालना है कितना डिपॉजिट होगा, और इक्विवेलेंट वेट Ag का हमको पता है, अभी कैलकुलेट कर चुके हैं 108। कॉपर का कितना हो जाएगा, कॉपर का एटॉमिक वेट जो होता है ये है 63.5, है ना। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5। अब देखो तो कॉपर वाले इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, बताओ। 2। हेलो, 2 इन्वॉल्व हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा कॉपर का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर का क्या हो जाएगा, 3.5 डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करना होगा, 2। बाय 2। तो बस हो गया यहाँ पे 63.5 बाय 2, तो 2 ऊपर चला गया। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकालो कितना आ रहा है, सॉल्व करो। आया किसी का क्या, हेलो। 0.426 426 हाँ 427 आ रहा है, ये देख लेना। ठीक है, तो हो गया, यही दोनों तो कैलकुलेट करना था। कोई डाउट है, देख लो एक बार अच्छे से, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। सिंपल है, बस वैसे ही तुमको प्रोसीड करना है। 3 4 दिया होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे सीरीज में, तो किसी 2 को लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जिंक और कॉपर को भी लेके सॉल्व कर सकते थे, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, एक फर्स्ट वाले केस में जिंक का निकल चुका है हमको, अब जिंक और कॉपर लेके भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, वैसा कोई उसमें नहीं है कि हमेशा सिल्वर ही यूज करना है। ठीक है, तो कोई भी अगर सीरीज में है तो सीरीज में इसका मतलब सबसे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होना चाहिए। और सर सभी को सेम टाइम लगेगा। अरे सीरीज में सेम टाइम लगेगा मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो फिक्स टाइम के लिए ही पास करोगे ना। हाँ। जैसे 10 सेकंड पास किए तो तीनों से तो 10, ऐसा थोड़ी है कि बीच वाले से 8 सेकंड हो जाएगा, तीनों से तो उतना ही टाइम तक करंट पास होगा ना, हम्म। तो टाइम भी तो सेम ही रहेगा तीनों के लिए। Yes. ठीक है, तो इस पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और भी क्वेश्चंस होगा बुकलेट में, प्रैक्टिस कर लेना। लिख लो पहले इसको, हो गया सबका, अमृत। हाँ सर, हो गया। आशुतोष ज्वाइन करता है कि नहीं, आशुतोष यस सर। हो गया तुम्हारा कनेक्शन सही, नहीं तो चल रहा है किसी तरह। किसी तरह चल रहा है। हाँ। अच्छा और चलो हो गया, ये लिख लिया इसको। हाँ सर लिख लिए। चलो कोई डाउट है इसमें, नहीं। चलो ठीक है। तो ये हो गया फैराडेज लॉ हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका कंडक्टेंस। ठीक है, हेडिंग डाल लो, कंडक्टेंस ऑफ, फैराडे का बस 2 ही लॉ था सर। हाँ 2 ही लॉ है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस पता है ना, फिजिक्स में तो पढ़े ही होगे रेजिस्टेंस। हेलो, हाँ सर। तो कंडक्टेंस क्या होता है, जस्ट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाता है कंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के टर्म में बात करेंगे। फिजिक्स में सर्किट में हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के टर्म में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं इसको, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले लिया गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एक रहता है कैथोड
2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक है एनोड, और इसको हम लोग कैसे सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वाला ये कौन सा इलेक्ट्रोड कहलाएगा? कैथोड। कैथोड हो गया, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये एनोड हो गया। ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिस्टेंस जो है वो L है। ठीक है, सॉरी, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, कितना है डिस्टेंस? L। ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ईच इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर रहे हैं हम लोग A, और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना एज्यूम कर रहे हैं? L है। ठीक है, तो कंडक्टेंस एक्चुअली होता क्या है, कंडक्टेंस को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। कंडक्टेंस जो होता है इसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं और कंडक्टेंस को कैपिटल G से। देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर का, ये फिजिक्स में पढ़े होगे, जिस बाय वर्च्यू ऑफ विच वो क्या करता है, करंट के मोशन को अपोज करेगा या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, उसी को बोलते हैं ना रेजिस्टेंस। हेलो, यस सर। ठीक है, वो डेफिनेशन पढ़े ही होगे। रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस मतलब उसको डिफाइन करते थे कि एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का जिसके थ्रू वो क्या करेगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा। और कंडक्टेंस जस्ट उसका उल्टा हो गया कि वैसा प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का बाय वर्च्यू ऑफ विच इट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को सपोर्ट कर रहा होगा, रेजिस्टेंस उसी को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। तो ये दोनों बिल्कुल रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो G अगर हम लोग लिखना चाहें, G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/R हो जाएगा। मतलब इनवर्स हम लोग उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लोगे तो वही क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। R का अब यूनिट देखो क्या होता है, R का यूनिट क्या होता है तो बताओ तो। हाँ, तो R का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट पढ़े होगे तुम लोग, ओम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है ओम का। ठीक है, और वहां पे तुम लोग एक और चीज पढ़े होगे, रेजिस्टेंस को रिलेट किया गया था रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। याद है रिलेशन? P इक्वल टू क्या था RL बाय relation? P इक्वल टू RL बाय P वही रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी P होता है, वो रो है। हाँ वही रो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक ये वाला रिलेशन पढ़े होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पहला इक्वेशन है। और रेजिस्टेंस जो होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। ये पढ़े होगे फिजिक्स में, क्लास 10th में तुम लोग यस पढ़े होगे ना। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करते थे तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो 1 और 2 को कंबाइन करके तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A आ जाता था, आता था। ठीक है, और यहाँ से अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आता था जिसको रो बोला जाता है। तो R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A। रो क्या है यहाँ पे, रो इज रेजिस्टिविटी, उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्म, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन आ गया, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, तब ये R का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। देखो अब यहाँ पे इतना लिख लियो, पहले इतना लिखो। फिगर भी बनाएंगे सर। हाँ तो बना लो फिगर, कौन सा डिफिकल्ट है, जल्दी करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और ऊपर कीजिए।
हो गया? नो सर, चलो अभी, हाँ अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। अरे कर लेना, चलो ठीक है। ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, रो किसका सिंबल था? रो था रेजिस्टिविटी का सिंबल, था ना? यस रो होता है रेजिस्टिविटी। अब इसी तरह रेजिस्टिविटी का अगर रेसिप्रोकल ले लोगे, 1/रो अगर बोल दें, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ले लोगे तो कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था? रेजिस्टेंस का हाँ, रेजिस्टेंस का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो कंडक्टेंस मिलता है। उसी तरह रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लोगे तो कंडक्टिविटी मिलेगा, और कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से। ठीक है, ये के है, एक्चुअली ये ग्रीक सिंबल है, इसको कापा बोला जाता है। ठीक है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, स्मॉल के से के टाइप का ही सिंबल होता है इसका। और कंडक्टिविटी को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है। यहाँ तुम लोग रेजिस्टिविटी पढ़े होगे, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, पढ़े होगे फिजिक्स में। यस सर। रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसी तरह कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? कप्पा। स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक सिंबल से, कप्पा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग पुट कर रहे हैं इसको, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ध्यान रखना, 1/रो अगर लिखोगे तो 1/रो हो गया कंडक्टिविटी, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग कप्पा से। अब जैसे जी क्या था? जी था कंडक्टेंस, था ना? कैपिटल जी से हम लोग डिनोट कर रहे थे कंडक्टेंस को, कंडक्टेंस हो गया 1/r। अब r के जगह पे r का फॉर्मूला पुट करो, r इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ पे पुट करोगे 1/r की जगह पे हम लोग पुट कर दिए रो और इंटू एल बाई ए। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो 1/रो, इसको सेपरेट कर लो, इंटू 1/l/a। ठीक है, अब देखो ये L बाई ए जो है ना, लेंथ बाय एरिया। लेंथ हो गया डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और एरिया हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। इसी को एक टर्म दिया जाता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? L बाई ए के वैल्यू को बोला जाता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को G स्टार से डिनोट किया जाता है, देखना जी हो गया कंडक्टेंस के लिए, और जी स्टार अगर मार्क किया हुआ है तो वो सेल कांस्टेंट हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है? एल बाई ए, लेंथ ऑफ द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी को जी स्टार बोला जाता है या सेल कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखो पुट कर रहे हैं, यहाँ जी क्या था? जी इज इक्वल टू आ गया 1/रो इंटू 1/l/a। ठीक है, तब यहाँ ध्यान रखना, अब सारा सिंबल हम लोग पुट कर रहे हैं। G इज इक्वल टू 1/रो को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 1/रो को कापा से रिप्लेस कर सकते हैं? हेलो, बताओ जल्दी। कर सकते हैं। यस सर। तो 1/रो को हम लोग कापा से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, और इंटू 1/l/a है, l/a को किससे रिप्लेस कर दिया हम लोग? G स्टार से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये l/a हो गया G स्टार। ठीक है, तो ये रिलेशन। अब देखो इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ से क्या आ गया? कापा इज इक्वल टू, ये क्या आ गया? G इंटू जी स्टार हो गया। ठीक है, कापा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। अगर इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें, कापा किसका सिंबल है? कंडक्टिविटी का। ठीक है, कापा किसका सिंबल है? कंडक्टिविटी, या फिर इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G किसका सिंबल था? कंडक्टेंस का। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट का प्रोडक्ट ले लोगे तो वही हमको क्या दे देगा? कंडक्टिविटी। ठीक, तो ये लिख लो पहले।
सिंबल अच्छे से ध्यान रखना है, उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है। कौन सा सिंबल किसको डिनोट कर रहा है? जी डिनोट करता है कंडक्टेंस को, और जी स्टार डिनोट करता है सेल कांस्टेंट को। उसी तरह रो डिनोट करता है रेजिस्टिविटी को, और 1/ρ ले लोगे तो वो कापा हो गया कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये सारा बेसिक चीज है, ये सब में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो Yes, sir. अमृत, लिख लियो? हाँ सर, लास्ट लाइन। चलो लिखो जल्दी। अब देखो यहाँ पे यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे। जी का यूनिट क्या हो जाएगा? जैसे रेजिस्टेंस का तो यूनिट हमको पता है कि ओम होता है, तो जी इज इक्वल टू 1/r हो गया। तो आर का यूनिट पुट करोगे, ये यूनिट निकाल रहे हैं हम लोग, यूनिट ऑफ जी। ठीक है, कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ये पहले भी पढ़े होगे तुम लोग, 1/ओम करोगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है ओम इनवर्स, ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1/ओम करोगे तो या तो ओम इनवर्स हो गया, इसको ओम पे पावर -1 लिखते हैं, ओम इनवर्स। या फिर इसी को बोला जाता है MHO। ठीक है, ओम को उल्टा करके लिख दो तो वैसा वैसे भी इसका यूनिट होता है। MHO भी देखोगे बहुत जगह लिखा हुआ रहता है। या फिर इसी को ओम इनवर्स को ही बोला जाता है, एक दूसरा यूनिट हम लोग लेते हैं साइमन। ठीक है, साइमंस, ये साइंटिस्ट के नेम पे पढ़ा है, तो इसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं। ये तीनों जो है कंडक्टेंस का ही यूनिट है, या तो ओम इनवर्स बोल दो, या फिर MHO बोल दो, या फिर साइमंस बोल दो। ठीक है, कैपिटल S से SI डिनोट कौन सा है करते सर? हैं। क्या चीज? SI यूनिट कौन सा है? SI यूनिट उसमें साइमंस के फॉर्म में ही देखोगे, लेकिन ज्यादा कॉमनली ओम इनवर्स ही यूज किया जाता है। दोनों यूज करते हैं, साइमन हो गया SI यूनिट इसका। ठीक है, साइमन के फॉर्म मोस्टली तुमको मिलेगा, ओम इनवर्स के फॉर्म में भी मिल सकता है, दोनों सेम ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। ठीक ठीक है, चलो, तो ये हो गया यूनिट किसका? जी का। जी स्टार का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ तो, सेल कांस्टेंट का। जी स्टार क्या होता है? L/A होता है। तो लेंथ मोस्टली देखोगे यहाँ पे, SI यूनिट तो मीटर होता है वैसे लेंथ का, यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूनिट लिख रहे हैं हम लोग, तो देखोगे L का यूनिट जो लिया जाता है मोस्टली सेंटीमीटर में लिया जाता है, और एरिया भी तुमको सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में लेना होगा। तो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो जी स्टार का यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये कॉमन यूनिट हो गया। SI यूनिट अगर तुमसे पूछा जाए, या CGS यूनिट ये हो गया। SI यूनिट पूछा जाए तो SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर इनवर्स। ठीक है, SI यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो ये जी स्टार का हो गया। चलो, जी का यूनिट देख लिया हम लोग, जी स्टार का देख लिया। अब बताओ तो के का यूनिट क्या होगा? कापा। कापा का यूनिट क्या होगा बताओ तो? कापा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या था बताओ तो? कंडक्टिविटी था कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये था ना, हम लोग देख चुके हैं। के क्या है? जी इंटू जी स्टार, इसी को तो बोलते हैं हम लोग, के बोलते हैं ना। है। यस सर। अब देखो जी का यूनिट क्या था? जी का यूनिट आ गया साइमन, और जी स्टार का कॉमन यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। कॉमन यूनिट लिख रहे हैं, कॉमनली वाला, ऐसा यूनिट नहीं बता रहे हैं। तो इसी का कापा का यूनिट क्या हो जाएगा? साइमन को S से डिनोट करते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर SI यूनिट पूछा जाए तो SI यूनिट क्या हो जाएगा? साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये कापा का यूनिट हो गया। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, ये CGS यूनिट हो गया इसका, और मीटर इनवर्स हो गया, ये SI यूनिट हो गया। ज्यादा कॉमनली सेंटीमीटर इनवर्स में देखोगे दिया होगा। या फिर इसी को लिखा जा सकता है, साइमन को ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स दोनों सेम चीज है। यहाँ भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। या तो साइमन लिखो या तो
ओम इनवर्स लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो ये यूनिट ध्यान रखना, कहीं कहीं तुमको डायरेक्टली अगर स्टेट उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, किसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं या किसको कंडक्टेंस बोलते हैं, तो यूनिट से भी हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यूनिट का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अगर वैल्यू तुमको दिया रहेगा, अगर कंफ्यूज हो किसको कौन सा टर्म बोलते हैं हम लोग, तो यूनिट देख के भी उसमें तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, हो गया इतना। अमृत, यस सर। चलो अब देखो, ये तो हो गया कप्पा का। अब देखो एक्चुअली कप्पा को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखो कैसे डिफाइन किया जाता है। कप्पा का फॉर्मूला क्या था? कप्पा का फॉर्मूला है G इंटू जी स्टार, यही है ना फॉर्मूला। इसी को हम लोग लिख सकते हैं G इंटू जी स्टार, मतलब L बाय ए हो गया, लेंथ बाय एरिया। अब अगर हम लोग लेंथ को लेंथ जो है दोनों के बीच का, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का अगर डिस्टेंस ले लिया जाता है 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ईच इलेक्ट्रोड का लिया जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हेलो, यस सर। लेंथ को अगर एज्यूम किया जा रहा है 1 सेंटीमीटर और एरिया हम लोग ले लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम L इंटू ए होता है वॉल्यूम। ठीक है, कंडक्टर के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसी को हम लोग 1 सीसी बोलते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 ml बोल सकते हो क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml बराबर होता है या नहीं होता है, बताओ तो। होता है। ये पढ़े ही होगे तुम लोग, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ये ऐसे निकालते हैं हम लोग, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, उसी से डिराइव करते हैं ना ये। हाँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, या फिर सेंटीमीटर क्यूब को देखोगे बहुत जगह सीसी भी लिखा हुआ रहता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml हो गया। तो अब यहाँ देखो, जब हम लोग लेंथ क्या हो जाए, लेंथ का वैल्यू हो जाए 1 सेंटीमीटर और एरिया भी कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस समय जो कंडक्टेंस होगा, उसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? कंडक्टिविटी बोल देंगे। देख लो, K इज इक्वल टू क्या है? कापा इज इक्वल टू G इंटू एल बाय ए है। जब L का वैल्यू हम लोग पुट कर दें, कितना कितना पुट कर दें? 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना पुट कर दें बताओ तो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर दें। हाँ। तो इस समय जो इसका अगर ये दोनों 1 1 हो गया, तो इस समय जो कंडक्टेंस होगा, ये G जो होगा, वही किसके इक्वल हो जाएगा? कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्चुअली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कप्पा इज इक्वल टू G तभी बोलेंगे हम लोग, कब बोलेंगे? जब लेंथ का वैल्यू हो जाए 1 सेंटीमीटर और एरिया का वैल्यू कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम, अगर सॉल्यूशन के टर्म में हम लोग बात करें, तो सॉल्यूशन के टर्म में बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाना चाहिए? 1 ml हो जाना चाहिए, बताओ। हाँ। अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 ml हुआ, तभी क्या होगा? कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? कंडक्टिविटी के, जी के बराबर हो जाएगा। कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? K और G कब इक्वल होगा? जब वॉल्यूम कितना हो जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाए? 1 ml हो जाए। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि द कंडक्टेंस ऑफ, ठीक है, ये डेफिनेशन है कंडक्टिविटी का, ये कप्पा का डेफिनेशन है। द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 1 ml लोगे, तो उस 1 ml का जितना कंडक्टेंस है, ठीक है, उसी को बोला जाता है इज कॉल्ड
स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, कप्पा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इसका डेफिनेशन हो गया कप्पा का। ठीक है, लिख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करेंगे आगे हम लोग। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml अगर ले लो, उसका कंडक्टेंस जितना होगा वही किसके इक्वल हो जाएगा, कप्पा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना अमृत? हाँ सर। ठीक है, लिखते जाओ, इसको नोट करो जल्दी से। हो गया? नो हेलो, सर। Yes, sir. लिखो जल्दी जल्दी लिखो। चलो, तो ये अगर हो गया तो इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं। अभी हम लोग नॉर्मल कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे और कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करोगे, इससे में एक टर्म आता है, इसमें पढ़ोगे मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, मोलर कंडक्टेंस। हेलो। लो, लिख लियो। हाँ सर। हेलो, हो गया पहले का ऊपर जितना भी?